बच्चों, मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए सैम्पल पेपर का समाधान लेकर आई हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। हो सकता है आगामी आने वाले प्री बोर्ड एग्ज़ाम में इसमें से कई क्वेश्चन रिपीट किए जाएं। आज का पहला प्रश्न ही है अपठित बोध, जो पहले 5 नंबर का हुआ करता था, अब इसको 7 नंबर का कर दिया गया है। कुछ पैटर्न में थोड़ी सी चेंजिंग हुई है। तो निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आज विश्व के कई देशों में अदरक वाली भारतीय चाय का चस्का लोगों को ऐसा लग गया है कि वहाँ हर कोई भारतीय चाय का शौकीन हो गया। इसके अलावा भारत में कुल्हड़ वाली चाय भी काफ़ी लोकप्रिय है। कुल्हड़ वाली चाय मतलब मिट्टी का गिलास, जिसको दूसरा नाम में सिकोड़ा भी कहते हैं। इसके अलावा भारत में कुल्हड़ वाली चाय की काफ़ी लोकप्रिय है। मिट्टी के कुल्हड़ में परोसी गई चाय का अपना विशेष महत्व है, क्योंकि इसकी सौंधी खुशबू और लाजवाब स्वाद को इसके बिना अनुभव नहीं कर सकते। भारत की सिफारिश पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 मई को राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित किया है। भारत ने मिलान में हुई अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और कृषि संगठन की बैठक में ये प्रस्ताव पेश किया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपनी अधिसूचना में कहा कि हम विश्व की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में चाय के योगदान को लेकर दुनिया को जागरूक करना चाहते हैं, ताकि वर्ष 2030 के सतत विकास से जुड़े लक्ष्यों को पूरा किया जा सके। संयुक्त राष्ट्र को विश्वास है कि 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित करने से इसके उत्पादन और खपत यानी कंजम्पशन बढ़ाने में मदद मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस का उद्देश्य दुनिया भर में चाय के लंबे इतिहास और गहरे सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस दिन का लक्ष्य चाय के स्थायी उत्पादन और खपत के पक्ष में गतिविधियों को लागू करने के लिए सामूहिक कार्य को बढ़ावा देना और भूख और गरीबी से लड़ने में इसके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। साथ ही संयुक्त महासभा ने चाय के औषधीय गुणों के सांस्कृतिक महत्व को भी मान्यता दी है। विश्व में चाय के प्रमुख उत्पादकों में एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका शामिल है, जबकि विश्व के 4 बड़े उत्पादक देशों में क्रमशः चीन, भारत, कीनिया और श्रीलंका शामिल है। तो याद रखना, पहला स्थान चीन का आता, भारत का नहीं। विश्व के कुल चाय उत्पादन में इन देशों की हिस्सेदारी 75% है। भारत विश्व में चाय उत्पादन का एक बड़ा केंद्र है। भारत में चाय का उत्पादन करने वाले राज्यों में असम, पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु शामिल है। असम भारत का सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य है। भारत में लगभग 13,000 चाय बागान हैं, जो 70 लाख से अधिक श्रमिकों की आजीविका का प्रमुख साधन है। चाय एक श्रम आधारित उद्योग है, यानी चाय एक ऐसा उद्योग है जिसमें बहुत सारे मजदूरों की आवश्यकता होती है। इसलिए भारत जैसे देश में इसके विकास की अपार संभावना है, क्योंकि यहाँ काफ़ी मात्रा में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। चाय की चुनाई के लिए अधिक मात्रा में श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि चाय की पत्तियाँ एक एक कर तोड़ी जाती है, जिनसे कोमल पत्तियाँ नष्ट ना हो। अपनी कोमल अंगुलियों के कारण ही चाय के उद्यानों में स्त्री मजदूर द्वारा पत्तियाँ तोड़ी जाती है, क्योंकि पुरुष के हाथ बड़े हार्ड होते हैं और स्त्रियों के हाथ बड़े कोमल होते हैं। चाय की पत्ती तोड़ने के काम के लिए श्रमिकों को पूरे दिन खड़े रहना पड़ता है। चाहे वह चिलचिलाती धूप में हो या बारिश में हो, वे आमतौर पर उस हिस्से तक पहुंचने के लिए 4 से 5 किलोमीटर पैदल चलते हैं, जहां वे चाय की पत्तियां चुनते हैं। और बागान भी काफ़ी बड़ा होता है, तो उनको एक कोने से दूसरे कोने में भी जाना हो तो काफ़ी चलना पड़ता है। अब प्रश्न है कथन ए और कारण आर को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनिए। कथन ए, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित किया। बिल्कुल सही है। विश्व की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में चाय की अहमियत को समझना है, ये भी सही है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? कथन ए गलत है, किंतु आर सही है। रॉन्ग, ये नहीं होगा। कथन ए और आर दोनों ही गलत है, ये भी नहीं होगा। कथन ए सही और कारण आर की सही व्याख्या है। तो हमारा प्रश्न का उत्तर होगा 3 नंबर। ठीक है। अब दूसरा नंबर, भारत में कुल्हड़ वाली चाय काफ़ी लोकप्रिय है, क्योंकि कथन के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। सौंधी खुशबू आती है, बिल्कुल सही है। लाजवाब स्वाद होता है, ये भी बिल्कुल सही। तो बहुत महंगी होती है कुल्हड़ वाली चाय, इतनी महंगी नहीं होती। आसानी से उपलब्ध तो बिल्कुल नहीं होती। आजकल किसी खास ही रेस्टोरेंट में ही मिली जाती है। गाँव में काफ़ी मिली जाती है, लेकिन यहाँ शहरों में नहीं।
तो इसका विकल्प क्या होगा, इसका उत्तर क्या होगा, 1 भी सही और 2 भी सही है, तो 1 नंबर होगा इसका उत्तर, है ना। इसका उत्तर होगा 1 नंबर, विकल्प में से चुनेंगे। इस तरह के प्रश्न जब दिए रहते हैं तो हम प्रश्नों को पढ़ते हैं और विकल्प में से उसका आंसर ढूंढते हैं। तो कथन 1 भी सही और 2 भी सही है। तो 1 में क्या दिया गया, सौंधी खुशबू होती है, और नंबर 2 में दिया गया लाजवाब स्वाद होता है। ठीक है, अब है ग नंबर। नीचे दिए गए कॉलम 1 को और कॉलम 2 से सुमेलित कर सही विकल्प का चयन कीजिए, यानी मिलाप कीजिए। इस तरह के प्रश्न में क्या होता है ज़्यादातर कि अगर आपका एक का आंसर करेक्ट हो गया तो बाकी सब ऑटोमेटिकली ही करेक्ट हो जाता है। जैसे विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, चीन, मैंने अभी बताया था पैराग्राफ पढ़ते समय। तो अगर 1 goes to 2 है तो बाकी तो अपने आप ही करेक्ट हो जाएगा। तो हमें ये दिए गए ऑप्शन में से चुनना होगा। 1 goes to 2, पहला ही नंबर दिया गया 1 goes to 2, तो और 2 goes to 3, तो हमारा क्या हो जाएगा 1 goes to 2 और 2 goes to, यानी भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्या, असम है। तो ये इसका हो जाएगा 2 नंबर करेक्ट, 1 नंबर करेक्ट। क्या हो जाएगा इसका 2 नंबर करेक्ट है। 1 goes to 1 है, पहला नंबर कॉलम 1 goes to 1, 2 goes to 2, 3 goes to 3 है। तो हमारा हो जाएगा 1 goes to 2, हमारा आंसर क्या है 1 goes to 2, यानी विश्व में चाय, इसका 2 नंबर सही है। ठीक है, अब आते हैं घ नंबर। चाय के उत्पादन में और खपत बढ़ाने में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस की क्या भूमिका है। तो इसको हमें 1, 2, 3 प्रश्न तो ये ऑप्शन वाला दे दिया, और चौथा नंबर प्रश्न आपको 2 नंबर का आंसर लिखने के लिए दे दिया गया है, और 5वां नंबर में भी आपको आंसर लिखना पड़ेगा। तो घ नंबर यानी चौथा आंसर जो है हमारा, चौथा प्रश्न जो है, चाय के उत्पादन और खपत बढ़ाने में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस की क्या भूमिका है। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे हम, करोड़ों लोग चाय के व्यापार से जुड़े हुए हैं, उनके हितों की रक्षा और जागरूकता जरूरी है। इसी के चलते चाय पत्ती की खपत और मांग बढ़ाने पर जोर डालने में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस की महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, अब आते हैं चाय एक श्रम आधारित उद्योग है, मतलब चाय एक ऐसा व्यापार है जिसमें काफ़ी लोगों की यानी मजदूरों की ज़रूरत पड़ती है। कैसे, तो चाय एक श्रम आधारित उद्योग है, अधिक मात्रा में श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। बहुत सावधानी से चाय की पत्तियाँ एक एक कर तोड़ी जाती है, श्रमिकों को पूरे दिन खड़े रहना पड़ता है, ये श्रमसाध्य कार्य है। इसका उत्तर ऐसे लिखेंगे। 2 नंबर, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 2 नंबर प्रश्न है, पहले हम इस कविता को पढ़ लेते हैं। अर्जुन, देखो किस तरह कर्ण सारी सेना पर टूट रहा, किस तरह पांडवों का पोरस होकर असंख्य व लूट रहा। देखो जिस तरफ उधर उसके ही बाण दिखाई पड़ते हैं, बस जिधर सुनो केवल उसके ही हुंकार सुनाई पड़ते हैं। कैसी करालता, कैसा लाघव, कितना पोरस, कैसा प्रहार, किस गौरव से यह वीर द्विरथ कर रहा समरवन में विहार। बिहू पर बिहू फटे जाते, संग्राम उजड़ता जाता है। ऐसी तो नहीं कमल वन में कुंजर धूम मचाता है। इस पुरुष सिंह का समर देख मेरे तो हुए निहाल नयन। कुछ बुरा न मानो कहता हूँ मैं आज एक चीर गूढ़ वचन। कर्ण के साथ तेरा बल भी मैं खूब जानता आया हूँ। मन ही मन तुझसे बड़ा वीर पर इसे मानता आया हूँ। और देख चरम वीरता, आज तो यही सोचता हूँ मन में, है कोई जो जीत सके इस अतुल धनुधर को रण में। रामधारी सिंह दर्ज की कविता है, रश्मि सती 7म सर्ग भाग 3 से लिया गया है। ये सब तो छोड़ो, आप लोगों को क्या समझ में आएगी, लेकिन कभी रामधारी सिंह दिनकर है। इस काव्यांश में कौन किसकी प्रशंसा कर रहा है, तो कृष्ण कर रहा है कर्ण की प्रशंसा, तो 2 नंबर होगा कृष्ण कर्ण की प्रशंसा कर रहा है, 2 नंबर होगा उत्तर। कवि ने कर्ण के युद्ध कौशल की प्रशंसा में क्या कहा, उचित विकल्प का चयन कीजिए। पांडव सेना के पुरुषार्थ को चुनौती दे रहा था, बिल्कुल सही। पांडव सेना ने उसे चारों ओर से घेर लिया था, बिल्कुल रॉन्ग। समर सेना में केवल उसके बाण दिखाई दे रहे थे, बिल्कुल सही। समर सेना में केवल उसकी हुंकार सुनाई दे रही थी, ये भी सही है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1, 3 और 4, 2 को छोड़ के 4 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा
4 नंबर, यानी कथन 1 भी सही है। पांडव सेना के पुरुषार्थ को चुनौती दे रहा था, बिल्कुल सही है ना। उसके बाद पांडव सेना ने उसे चारों ओर से घेर लिया था, रॉन्ग। समर क्षेत्र में केवल उसके ही बाण दिखाई दे रहे थे, ये भी सही है। समर क्षेत्र में केवल उसकी ओंकार सुनाई दे रही थी, ये बिल्कुल सही है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा चौथा नंबर, जिसमें दिया गया कथन 1, 3 और 4 सही है। अब आते हैं ग नंबर में। कथन ए और कारण आर को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनिए। कथन है, कर्ण की गर्जना से पांडव सेना में भगदड़ मच गई, बिल्कुल सही। कर्ण ने पांडवों की सेना पर भीषण आक्रमण कर दिया था, बिल्कुल सही। तो कथन 1 गलत, किंतु आर सही है, रॉन्ग। कथन 2 नंबर है, कथन ए और कारण आर दोनों गलत है, ये भी गलत है। कथन सही है और कारण ए की सही व्याख्या है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा 3 नंबर, ठीक है। अब हमारा प्रश्न दिया गया, इसमें भी ये पठित गद्यांश की बाती, पठित काव्यांश में भी 2 प्रश्न 2-2 नंबर के लिखने होंगे। तो ये प्रश्न है, श्री कृष्ण ने अर्जुन को कौन सा गूढ़ वचन बताया? गूढ़ वचन मतलब रहस्य बताया। तो क्या बताया? गूढ़ वचन। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये गूढ़ वचन बताया कि वह अर्जुन तथा कर्ण दोनों की वीरता को जानते हैं, वह दोनों के बल से परिचित है, परंतु मन ही मन वह कर्ण को अर्जुन से भी बड़ा वीर मानते रहे हैं। ये इसका पहला आंसर होगा, ठीक है। अब दूसरा आंसर, कर्ण के युद्ध कौशल को देखकर कृष्ण उसके बारे में क्या सोच रहे थे? तो कृष्ण सोचते थे कि संसार में क्या कोई और ऐसा वीर है जो कर्ण की बराबरी कर सके, उसे युद्ध में पराजित कर सके, यही सोच रहे थे। आज तो उसके युद्ध को देखकर उनके नयन निहाल हो गए, उनके आंखों को यकीन नहीं हो रहा था और मन में सोच रहे थे, अर्जुन तो दूर की बात है, क्या कोई ऐसा और वीर योद्धा है जो कर्ण को पराजित कर सके? तो ये इसका आंसर ये होगा। अब व्यवहारिक व्याकरण में आ जाते हैं। निर्देशानुसार रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो हलधर साहब चौराहे पर रुकते थे और मूर्ति को देखते थे, सरल वाक्य में बदलिए। तो इसका क्या सरल वाक्य हो जाएगा? सरल वाक्य में क्या होता है? होकर लगता है, भी लगता है, के लिए लगता है। तो उसके द्वारा गिने चुने प्रेम नेताजी की मूर्ति पर निर्देशन रचना के आधार पर वाक्य भेद ना, तो ये हो जाएगा 3 नंबर। 3 नंबर का उत्तर होगा, हलधर साहब चौराहे पर रुक कर मूर्ति को देखते थे। हलधर साहब चौराहे पर रुक कर मूर्ति को देखते थे। हमारा प्रश्न है, हलधर साहब चौराहे पर रुकते थे और मूर्ति को देखते, तो सरल वाक्य में होगा, हलधर साहब चौराहे पर रुक कर मूर्ति को देखते थे। ख नंबर है, जब जाड़ा आता तब बाल गोविंद भक्त काले कमले ऊपर से ओढ़ लेते थे। संयुक्त वाक्य में बदलिए। तो संयुक्त वाक्य में बदलने के लिए हमें बीच में ओढ़ लगाना पड़ेगा और तब हो जाएगा हमारा सेंटेंस हो जाएगा, जाड़ा आता और बाल गोविंद भक्त काले कमली ऊपर से ओढ़े रहते। ग नंबर, रीढ़ नरकट से बनाई जाती है और जो डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारे पर पाई जाए। आश्रित उपवाक्य छाट कर लिखिए। तो आश्रित उपवाक्य, जो डुमराव में मुख्य सोन नदी के किनारे पाई जाती है, जो डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारे पाई जाती है। और जो से वाक्य शुरू होने वाला है, तो इस आश्रित उपवाक्य का भेद हो जाएगा विशेषण उपवाक्य। तो हम अंडरलाइन करेंगे यहाँ से, जो डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारे पाई जाती है, और आश्रित उपवाक्य का भेद होगा विशेषण उपवाक्य। घ नंबर, खीरे के स्वाद के आनंद में नवाब साहब की पलकें मूंद गई। मिश्र वाक्य में बदलिए। जैसे ही नवाब साहब ने खीरे का आनंद लिया, वैसे ही उनकी पलकें मूंद गई। इसका उत्तर होगा, जैसे ही नवाब साहब ने खीरे का आनंद लिया, वैसे ही उनकी पलकें मूंद गई। ठीक है। अब 5वां नंबर आंसर, 8 नंबर आंसर, काशी आज भी संगीत के स्वर पर जगती है और उसके थापों पर सोती है। रचना की दृष्टि से वाक्य का भेद लिखिए। इसका भेद क्या होगा? अगला नंबर, खीरे के स्वाद हो गया,
काशी आज भी संगीत के स्वर पर जगती है और उसके थापों पर सोती है। इसका भेद हो गया, ये संयुक्त वाक्य है। निर्देशानुसार 4 नंबर है। निर्देशानुसार वाच्य पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। वह गिने चुने फ्रेम को नेताजी की मूर्ति पर गिने चुने फ्रेम को नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता, कर्मवाच्य में बदलिए। तो उसके द्वारा गिने चुने फ्रेम नेताजी की मूर्ति पर फिट कर दिए जाते हैं, कर्मवाच्य में होगा। उसके द्वारा वह गिने चुने फ्रेम को नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। प्रश्न हमारा ये है, कर्मवाच्य में उसके द्वारा गिने चुने फ्रेम नेताजी की मूर्ति पर फिट कर दिए जाते हैं। हमारा सेंटेंस जो टेंस चेंज नहीं होगा, टेंस अगर प्रेजेंट टेंस में दिया हो तो प्रेजेंट टेंस में ही हमें बनाना होगा। नवाब साहब द्वारा जेब से चाकू निकाला गया और खीरे छिलने शुरू कर दिए, कर्तृवाच्य में बदलिए। तो कर्तृवाच्य में इसका क्या होगा? नवाब साहब ने जेब से चाकू निकाला और खीरे छिलने शुरू कर दिए, ये करते होगा। नवाब साहब ने, नवाब साहब द्वारा है तो हम लगा देंगे नवाब साहब ने, क्योंकि कर्ता का चिन्ह है ने और कर्म का चिन्ह है द्वारा। जब भी द्वारा लगा होगा तो कर्म वाक्य का होगा और बहुवचन में भी हो सकता है। आपको पैटर्न ऑफ सेंटेंस देखना होगा। बिना सहारे दादाजी अब चल नहीं पाते, बहुवचन में बदलिए। बिना सहारे दादाजी से अब चला नहीं जाता है, ये हो जाएगा। घ नंबर, स्वयं प्रकाश जी ने नेताजी का चश्मा कहानी की रचना की, वच्य पहचान कर भेद बताइए। तो ने लगा हुआ, ने लगाने से कर्तृवच्य हो गया, कर्तृवच्य का उदाहरण हो गया। स्वयं प्रकाश जी ने नेताजी का चश्मा कहानी की रचना की, तो ने लगा हुआ तो ने कर्ता का चिन्ह, तो कर्ता का चिन्ह होगा तो कर्तृवाच्य हो जाएगा। कर्म की प्रधानता वाले वाक्य में कौन सा वाच्य होता है? डेफिनेटली कर्म की प्रधानता वाले में कर्म वाच्य होगा। उसी तरह इसी क्वेश्चन को अगर बदल दिया जाए, कर्ता की प्रधानता वाले वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? तो कर्म वाच्य होगा। भाव की प्रधानता वाले वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? भाव वाच्य होगा। इस तरह से आपको झांसे में लेकर प्रश्न बदल कर आपकी बुद्धि को परखा जाएगा। 5 नंबर है, निम्न निर्देशानुसार परिचय पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के पदों का पद परिचय लिखिए। पान वाला नया पान खा रहा था, पान वाला नया पान खा रहा था। तो नया क्या है? विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, पुल्लिंग है, एक वचन है, पान विशेष्य है। फिर दूसरा प्रश्न है, वक्त काटने के लिए खीरे खरीदे होंगे क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, पुल्लिंग है, बहुवचन है, क्योंकि खरीदे होंगे क्रिया से ही पता चल रहा है कि वो बहुवचन है। खरीदे होंगे तो टेंस भी पता चल रहा है कि भूतकाल है। विद्यालय के साथ ही एक डाकघर है, विद्यालय के साथ ही एक डाकघर है, के साथ संबंध बोधक है। अब घर और डाक खाने को, विद्यालय के साथ ही एक डाकघर है, विद्यालय के और डाकघर को जोड़ने का काम कर रहा है, बीच में संबंध दर्शा रहा है। और ये नेक्स्ट है, वाह भाई खूब, वाह भाई खूब, क्या आइडिया है। तो ये हो गया आपका विस्मयादिबोधक अव्यय प्रशंसा सूचक है, क्योंकि किसी की प्रशंसा, वाह भाई खूब प्रशंसा सूचक, इतना ही काफ़ी है लिखना। 8 नंबर है, वे बहुत कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे। तो ये सर्वनाम है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। आदरार्थ बहुवचन कर्ता कारक। आदरार्थ मतलब आदर के सूचक में, जैसे पिताजी आ गया तो कोई नहीं बोलता पिताजी आ गए, लेकिन पिताजी बहुवचन तो नहीं है, आदर दे के उसे बहुवचन बनाया गया। वे बहुत कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे। वे यानी हलदर साहब एक ही व्यक्ति है तो वो सिंगल, लेकिन हम उनको रेस्पेक्ट देने के कारण वह आदरार्थ बहुवचन है और कर्ता कारक है। ठीक है। 6 नंबर है, निर्देशानुसार अलंकार पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के रेखांकित काव्य पंक्तियों में अलंकार पहचान कर लिखिए। सहस बाहु सम सो रिपु मूरा। तो इसमें क्या होगा? सहस बाहु सम, जब भी सम वर्ड आता है या चक शब्द आता है सम, तो वहाँ उपमा अलंकार होता है।
छुअत टूटत रघुपति न दोषो, तो यहाँ क्या छूते ही टूट गया, तो बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बात कही गई है। तो यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होगा। जब किसी बात को बहुत ज़्यादा कर, जो रियल कम इमेजनरी ज़्यादा लगता है, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो मैं तो काल हाक जनु लावा, तो यहाँ वाचक शब्द जानू, जनु, मानू, मनु, इस तरह का अगर होता है, बार बार मोही लागी बुलावा, तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण होता है। बूढ़े पे बढ़ते देख जल सम वचन बोले। अच्छा, ये ग नंबर रह गया। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार ली। तो बूढ़ा पीपल कैसा है? बूढ़ा पीपल यानी बूढ़ा आदमी जैसे आगे बढ़कर वो स्वागत करता है। तो यहाँ मानवीयकरण अलंकार है। बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। जब दो वस्तुओं की तुलना न करके उसे एक समान मान लेता है, सम माने समान, तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। तो रामचंद्र के वचन कैसे थे? जल के समान थे। बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। राम ने जल के समान ठंडे वचन बोले। बढ़त देखी मैंने क्रोध बढ़ता हुआ देखकर, दोनों का, परशुराम और अर्जुन का क्रोधाग्नि को जलते हुए देख के राम ने जल के समान वचन, ठंडे वचन बोले। तो सम मतलब समान। जब दो व्यक्तियों की तुलना न करके उनको समान मान लिया जाता है, तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। तो यहाँ रूपक अलंकार होगा। अब पाठ्य पुस्तक एवं पूरक पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित पठित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। ये पाठ्य पुस्तक जो हमने पाठ्य पुस्तक पढ़ी है उसमें से, और रैपिड रीडर से यानी पूरक पाठ्य पुस्तक से प्रश्न पूछे गए। काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है। यह आयोजन पिछले कई वर्षों से संकट मोचन मंदिर में होता आया। ये मंदिर शहर के दक्षिण में लंका पर स्थित है। वह हनुमान जी के अवसर पर यहाँ 5 दिनों तक शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय गायन वादन की उत्कृष्ट सभा होती है। इसमें बिस्मिल्लाह खान भी अवश्य रहते हैं। अपने मजहब के प्रति अत्यधिक समर्पित उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति भी अपार है। वे जब भी काशी से बाहर रहते हैं तब विश्वनाथ व बालाजी यानी विश्वनाथ और बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुँह करके बैठते हैं। थोड़ी देर ही सही, मगर उसी ओर शहनाई का प्याला घुमा दिया जाता है और भीतर की आस्था रीढ़ के माध्यम से बसती है। अब प्रश्न है, ये पैराग्राफ दिया गया है, रीडिंग पैराग्राफ है यानी पढ़ा हुआ पाठ है। अब प्रश्न है इसमें से, काशी के संकट मोचन मंदिर में आयोजित संगीत आयोजन की विशेषता कथन के उचित विकल्प का चयन कीजिए। यह आयोजन हनुमान जयंती के अवसर पर होता है। तो इसका क्या होगा उत्तर? एक सेकेंड। तो काशी के संकट मोचन मंदिर में आयोजित संगीत आयोजन की विशेषता कथन के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। पहले आप सभी को प्रश्नों को पढ़ना जरूरी है। ये आयोजन हनुमान जयंती के अवसर पर होता है। ये आयोजन 5 दिनों तक चलता है। ये प्राचीन संस्कृति, शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय गायन वादन होता है। तो यहाँ 1 नंबर 1 सही है, 2 सही है और 4 सही है। एक, ये हनुमान जयंती के अवसर पर होता है। ये प्राचीन संस्कृति, ये भी सही है। शास्त्रीय उपशास्त्रीय गायन वादन होता है। तो चौथा नंबर आंसर इसका सही होगा। चौथा नंबर आंसर में 1, 2 और 4 सही है। बीच में 3 छूट गया, ये 2 छूट गया, नहीं 1, 2 और 4 है तो बीच में 3 छूट गया। 3 में क्या था? ये प्राचीन संस्कृति 5 दिनों तक चलता है। 1 तो 4 नंबर इसका करेक्ट होगा। 3 नंबर छूट गया बीच में, 3 नंबर गलत है। ये आयोजन 5 दिनों तक ये प्राचीन संस्कृति है। तो क्या प्राचीन संस्कृति? इससे ये काशी की प्राचीन संस्कृति दिया होता तो ठीक होता है। ये प्राचीन संस्कृति है, नहीं है, ये नहीं होगा। अब ख नंबर है, कथन ए और कारण आर को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनिए। बिस्मिल्लाह खान मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे, बिल्कुल सही। अपने मजहब के प्रति अत्यधिक समर्पित उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति भी अपार थी, ये भी सही है। तो कथन ए गलत है और किंतु कारण आर सही है, रॉन्ग। कथन ए और आर दोनों ही गलत है, ये भी गलत। कथन ए सही है और कारण आर कथन की सही व्याख्या है। तो 3 नंबर आंसर इसका सही होगा। काशी से बाहर के कार्यक्रम में बिस्मिल्लाह खान
खान किन के प्रति अपनी आस्था प्रकट करते हैं? काशी विश्वनाथ जी के प्रति, काशी विश्वनाथ और बालाजी के प्रति। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा काशी विश्वनाथ के प्रति है, लेकिन अकेला नहीं है, काशी विश्वनाथ और बालाजी दोनों के प्रति है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है। काशी की अद्भुत और प्राचीन परंपरा कौन सी है? तो काशी की अद्भुत और प्राचीन संगीत आयोजन की। काशी की अद्भुत और प्राचीन परंपरा कौन सी है? संगीत आयोजन की, क्योंकि बिस्मिल्लाह खान शहनाई से आते हैं, शहनाई संगीत से जुड़ा हुआ है। तो ये उसका उत्तर होगा 1 नंबर। ठीक है। इस गद्यांश का मूल भाव क्या है? उचित विकल्प का चयन कीजिए। काशी की सांस्कृतिक परंपरा को दर्शाना। इस गद्यांश का मूल भाव क्या है? उचित विकल्प का चयन कीजिए। 1 नंबर है काशी की सांस्कृतिक परंपरा को दर्शाना, बिस्मिल्लाह खान के सांप्रदायिक सद्भाव को दर्शाना, बिस्मिल्लाह खान की संगीत की प्रति आसक्ति को दर्शाना, बिस्मिल्लाह खान के काशी के प्रति प्रेम को दर्शाना। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा क्या है? संगीत आयोजन, काशी की सांस्कृतिक परंपरा को दर्शाना। 1 नंबर सही है। बिस्मिल्लाह खान के सांप्रदायिक सद्भाव को दर्शाना बिल्कुल सही है। बिस्मिल्लाह खान के संगीत के प्रति आसक्ति को दर्शाना ये ठीक नहीं है। बिस्मिल्लाह खान के काशी के प्रति प्रेम को दर्शाना ये इसके साथ ही आ जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर। इसका उत्तर हो जाएगा 1 नंबर। कथन 1 सही है और 2 सही है, बाकी सब नहीं। ठीक है। कथन 1 और 2 सही है। अब 8 नंबर है, निर्धारित गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लिखिए और प्रत्येक के उत्तर मार्क्स होंगे 2 अंक। 3 प्रश्न 2-2 अंक के, तो 6 हो गए। पहला प्रश्न है, कैप्टन के प्रति पानवाले ने क्या व्यंग्यात्मक टिप्पणी की? इस व्यंग्यात्मक टिप्पणी पर आपकी अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। टिप्पणी पर आप अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। तो कैप्टन के प्रति पानवाले ने टिप्पणी की थी कि वो पागल किया जाएगा फौज में, पागल है पागल। उसकी ये टिप्पणी व्यंग्य भाव से परिपूर्ण है, नैतिक मूल्यों के विरुद्ध है ना, शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण व्यक्ति का उड़ाया गया मजाक है या उपहास है, सर्वदा अनुचित ही नहीं अभद्रता का भी प्रतीक है। ऐसी टिप्पणी करना अशोभनीय और अनुचित व्यवहार को दर्शाता है, जबकि कैप्टन जैसे देशप्रेमी व्यक्तियों के प्रति हमारा व्यवहार स्नेह, सहयोग एवं सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। तो हम इनमें बहुत सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। तो पहला पॉइंट्स है कि वो पागल किया जाएगा फौज में, पागल है ना। कैप्टन के प्रति पानवाले ने टिप्पणी की थी कि वो पागल किया जाएगा फौज में, पागल है पागल। ये नंबर 1 पॉइंट है। उसकी ये टिप्पणी व्यंग्य भाव से परिपूर्ण है, ये नंबर 1 पॉइंट है, नैतिक मूल्यों के विरुद्ध है। दूसरी पॉइंट है, शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण व्यक्ति का उड़ाया गया उपहास है। या तो ये 2 पॉइंट लिखो या और पॉइंट्स में बता रही हूँ, केवल 2 ही पॉइंट्स लिखने हैं। सर्वदा अनुचित ही नहीं अभद्रता का भी प्रतीक है उसकी टिप्पणी। ऐसी टिप्पणी करना अशोभनीय एवं अनुचित व्यवहार को दर्शाता है, जबकि कैप्टन जैसे व्यक्तियों के लिए, देश प्रेमी व्यक्तियों के लिए प्रति हमारा व्यवहार स्नेह, सहयोग और एवं सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। ठीक है। अब ख नंबर, बाल गोविंद भक्त ने महिलाओं की सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए क्या किया? तो बाल गोविंद भक्त ने महिलाओं की सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए 2 कार्य किए। उन्होंने पहले अपने पुत्र को अपनी पोतोहू से मुखाग्नि दिलाकर स्त्रियों को समाज में पुरुष के बराबर स्थान प्रदान करने की कोशिश की। दूसरा नंबर पॉइंट होगा, बाल गोविंद भक्त अपने पुत्र की मृत्यु होने पर पोतोहू के भाई को बुलाकर आदेशात्मक स्वर में कहा, यानी आदेश देते हुए कहा कि इसकी दूसरी शादी कर देना। इस प्रकार विधवा विवाह के माध्यम से उन्होंने नारियों की सामाजिक स्थिति को सुधारा। उस समय विधवाओं को दूसरा विवाह करने की इजाज़त नहीं थी। तो उन्होंने इन सारी मान्यताओं का खंडन किया और एक नई रीति का चलन किया। स्त्रियाँ शमशान में जाकर विशेषकर अपने पति को मुखाग्नि देगी, तो मतलब सपने में भी कोई नहीं सोच सकता। तो उन्होंने ये दोनों महान कार्य किए जो स्त्रियों के लिए सम्मान की बात थी।
ठीक है। अब पठित काव्यांश दिया गया। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तकाते, ना हिनमन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माहे तेल की गागर, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बूरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूर्यदास अबला अम्बोरी, गुड़ चाटे जो लागी। तो उपयुक्त पद में वक्ता और श्रोता कौन है? वक्ता मतलब स्पीकर और श्रोता मतलब सुनने वाला। तो उद्धव तुम हो अति बड़भागी, इससे ही पता चल रहा है कि उद्धव को बोल रही है कौन? गोपिया। तो उद्धव और गोपिया 1 नंबर उत्तर इसका होगा। ठीक है। पुरैन पात रहत जल भीतर, ता न देश ता रस देह न दागी, पंक्ति में किस स्थिति की ओर संकेत है? सही विकल्प का चयन कीजिए। उद्धव के दुर्भाग्यशाली होने की ओर, उद्धव के सौभाग्यशाली होने की ओर, कृष्ण के प्रेम से प्रभावित होने की ओर, कृष्ण के प्रेम से अप्रभावित होने की ओर। तो क्या होगा इसमें? इसमें होगा कथन 1 और कथन 4 सही है। उद्धव के दुर्भाग्यशाली होने की बात और कथन 4 प्रेम से अप्रभावित होने की बात। तो 4 नंबर उत्तर 1 और 4 सही है। ग नंबर कथन ए और कारणार्थ को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प चुनकर लिखिए। कथन है गोपियों ने व्यंग कसते हुए उद्धव को भाग्यशाली कहा, बिल्कुल सही। कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी उद्धव के मन में कृष्ण के प्रति अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ, ये भी सही है। तो कारण 1 गलत है और कारण कथन 1 गलत है और किंतु आरण सही है, ये गलत होगा। कथन ए और कारण दोनों ही गलत है, ये भी नहीं होगा। कथन ए सही है और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या, तो ये भी होगा 3 नंबर करेक्ट आंसर। गुड़ चाटी जो पागी पंक्ति में कौन सा प्रतीक है? गुड़ चाटी जो पागी पंक्ति में कौन किसका प्रतीक है? गुड़ चाटी जो पागी, गुड़ श्री कृष्ण का और चीटी गोपियों का प्रतीक है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर। 4 नंबर गुड़ यानी इसमें दिया हुआ है ये तत्सम शब्द और तद्भव शब्द भी दिया हुआ, गुड़ और गुड़। तो श्री कृष्ण का प्रतीक और चीटी गोपियों का प्रतीक है। 2 तरह की चाटी मतलब ये जो कविता की भाषा है और ये जो खड़ी हिंदी है, दोनों में दिया गया है। तो गुड़ यानी कृष्ण का और चीटी यानी गोपियों का प्रतीक है। जैसे 4था नंबर आंसर हो जाएगा। उद्धव के व्यवहार की तुलना गोपियों ने किससे की है? सही विकल्प का चयन कीजिए। जल में पड़े रहने वाले कमल के पत्ते से, है ना, कमल के पत्ते से, जल में पड़ी रहने वाली तेल की गागर से, गुड़ से चिपकी रहने वाली चीटी से, गुड़ कृष्ण के प्रति नदी में पाँव डुबाने से। तो मैंने बहुविकल्प प्रश्नों में हमेशा आपको ये कहने की कोशिश की है कि जो एकदम ही नेगेटिव है तो हो ही नहीं सकता गुड़ से चिपकी रहने वाली चीटी से। तो पहले प्रश्न पढ़ लो उद्धव के व्यवहार की तुलना, तो ये तो गुड़ से चीटी चिपके रहने वाली बिल्कुल नहीं होगा। 3 नंबर बिल्कुल नहीं, 4 नंबर बिल्कुल नहीं होगा। तो बचा क्या? 2 नंबर 1 और 2 सही है। 2 नंबर आंसर होगा, 1 और 2 सही है। 10 नंबर प्रश्न निर्धारित कविताओं के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लिखो। ये भी 2-2 के हैं, तो आपको 4 दिए रहेंगे, आपको 3 करना होगा। ठीक है। पहला प्रश्न है, शक्ति और साहस के साथ विनम्रता हो तो अच्छा प्रभाव पड़ता है। इस कथन पर अपने विचार राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के आलोक में लिखिए। तो शक्ति और साहस के साथ विनम्रता का होना आवश्यक है। विनम्रता के अभाव में शक्ति और साहस अनियंत्रित हो सकते हैं, जिसका परिणाम विनाशकारी होता है। विनम्रता का न होना अहंकार को जन्म देता है। जैसे परशुराम और लक्ष्मण में विनम्रता का अभाव था, इसलिए उन्हें सभा में विरोध का सामना करना पड़ा, जबकि राम में शक्ति और साहस के साथ विनम्रता थी, इसलिए सभा ने उनका सम्मान किया, उनका स्वागत किया। ये दूसरा प्रश्न है, आत्मकथ्य कविता के आधार पर उन तथ्यों का उल्लेख कीजिए जिनका उल्लेख कभी अपनी आत्मकथा में नहीं करना चाहता, लेकिन आपको उल्लेख करना है, कभी नहीं करना चाहता। तो कभी अपनी आत्मकथा में निम्नलिखित तथ्यों का उल्लेख नहीं करना चाहता। नंबर 1 पॉइंट, आपको केवल 2 पॉइंट लिखने होंगे, मैं कई सारे पॉइंट सुझा रही हूँ। वह अपनी सरलता जो उसके दुखों का कारण थी का उल्लेख नहीं करना चाहता। वह अपने जीवन में की गई उन भूलों
को न तो दोहराना चाहता, न दिखाना चाहता और न ही दूसरों के छल कपट को। वह अपनी प्रेयसी के साथ बिताए हुए सुखमय पलों को सबसे नहीं कहना चाहता। वह अपने जीवन के दुर्बल पक्षों का भी उल्लेख नहीं करना चाहता। ये तो कई सारे पॉइंट्स हैं, आपको केवल 2 ही लिखने होंगे, ठीक है। चिर प्रवासी में इतर में अन्य, कवि ने स्वयं को चिर प्रवासी, इतर और अन्य क्यों कहा, ये दंतोरित मुस्कान कविता के आधार पर लिखिए। कवि नागार्जुन अपने घुमक्कड़ प्रवृत्ति के कारण प्रवासी जीवन व्यतीत करते थे। अधिकांश समय अपने घर से दूर रहते थे, जिस कारण वे अपने शिशु के लिए अपरिचित हो गए। कभी एक अतिथि की तरह बहुत दिनों के पश्चात लौटे और अपनी इसी स्थिति के कारण वे स्वयं को अन्य, इतर और अतिथि कह रहे हैं। उसके बाद है वर्तमान में संगीतकार जैसे व्यक्तियों की प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए। प्रासंगिकता का मतलब होता है रेलेवेंस, यानी योग्यता। संगीतकार जैसे व्यक्तियों की प्रासंगिकता हर काल में रही है और रहेगी। संगीतकार की बहुत ही महत्वपूर्ण एवं सार्थक भूमिका होती है। ऐसे व्यक्ति समाज के हर छोटे बड़े कार्य में सहायक की भूमिका का निर्वाह करते हैं। प्रसिद्ध या महान व्यक्तियों की सफलता में स्वयं को पीछे रखकर अपनी मनुष्यता का परिचय देते हैं। ये सदैव अपने त्याग से दूसरों को आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं। इनकी उपयोगिता सूर्यदेव नींव जैसी होती है। तो कई पॉइंट्स मैंने सुझाए हैं, जिनमें से आपको केवल 2 या 3 पॉइंट्स लिखने होंगे। 11 नंबर में है पूरक पाठ्य पुस्तक के निर्धारित पाठों पर आधारित निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर लगभग 50 से 60 शब्दों में लिखिए। तो माता का आंचल नामक पाठ में लेखक ने तात्कालिक समाज के पारिवारिक परिवेश का जो चित्रण किया अपने शब्दों में लिखे। तो इसका उत्तर क्या होगा? माता का आंचल नामक पाठ से लेखक में तत्कालीन समाज का चित्रण करते हुए वहाँ की जीवन शैली का उल्लेख किया है। नंबर 1 नंबर पॉइंट, शांत प्रकृति, शांत प्राकृतिक एवं आत्मीयता से परिपूर्ण वातावरण। नंबर 2 पॉइंट्स है सरल एवं सादगीपूर्ण जीवन शैली। नंबर 3 पॉइंट है पारिवारिक संबंधों में घनिष्ठता, सामूहिकता, प्रकृति से निकटता, शारीरिक खेलों की प्रधानता, यानी जिस खेल में शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है ऐसे खेलों की प्रधानता, खेल मनोरंजन के सरल और सुलभ साधन। ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। आपको केवल मार्क्स के आधार पर उत्तर देने हैं, ठीक है। दूसरा, ऊंचाई की ओर बढ़ते जाने पर लेखिका को परिदृश्य में क्या अंतर नजर आए, सना सना हाथ जोड़ी यात्रा वृत्तांत के आधार पर लिखिए। तो सना सना हाथ जोड़ी यात्रा वृत्तांत के आधार पर लेखिका को ज्यों-ज्यों ऊंचाई की ओर बढ़ती जा रही थी, त्यों-त्यों बाजार, लोग, बस्तियां कम होती जा रही थी। चलते चलते स्वेटर बुनने वाली नेपाली युवतियाँ और कार्टून ढोने वाले बहादुर नेपाली ओझल हो रहे थे। घाटियों में बने घर ताश के बने घरों की तरह दिख रहे थे। हिमालय अब अपने विराट रूप एवं वैभव के साथ दिखने लगा था। रास्ते संकड़े और जलेबी की तरह घुमावदार होते जा रहे थे। बीच बीच में रंग बिरंगे फूल खिले हुए दिख जाते थे। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने बताए, इनमें से केवल 2 या 3 पॉइंट्स लिखो। 2 नंबर है तो 3 पॉइंट्स लिखो। कोई एक गलत हो जाएगा तो दूसरा सही हो जाएगा, तो नंबर से चूकोगे नहीं। 11 नंबर में नंबर है, हिरोशिमा के बम विस्फोटक में हुई क्षति को देखकर लेखक को कौन सी घटना याद आ गई और क्यों लिखता पाठ के आधार पर लिखिए। तो हिरोशिमा में अणुबम विस्फोटक से निकली रेडियोधर्मी तरंगों ने असमय असंख्य लोगों को कालकवलित कर दिया, यानी मृत्यु के मुंह में ढकेल दिया। लेखक ने उस विस्फोट का दुख भोगते हुए लोगों को देखा। ये देखकर भारत की पूर्वी सीमा की घटना याद आ गई कि कैसे सैनिक ब्रह्मपुत्र में बम फेंक कर हजारों मछलियां मार देते थे, जबकि उनका काम थोड़ी सी मछलियों से चल सकता था। इससे जीवों का व्यर्थ ही विनाश हुआ था। तो ये भी एक हिरोशिमा जैसी ही घटना थी। वहाँ मनुष्य थे, यहाँ मछलियाँ थे तो जीव ही दोनों ही। 12 नंबर है अनुच्छेद लेखन में 6 नंबर होता है। अनुच्छेद लेखन का स्टेप मार्किंग्स होती है। हाँ,
स्टेप मार्क्सिंग में आपको क्या लिखना पड़ेगा? अनुच्छेद लिखना 6 नंबर, अनुच्छेद लिखने में भूमिका में 1 नंबर रहेंगे, विषय वस्तु में 3 अंक रहेंगे, निष्कर्ष में 1 अंक रहेगा। कुल 6 अंक हो गए। और भाषा शुद्धता में 1 अंक रहेंगे। तो कितने अंक हो गए? भूमिका में 1 अंक, विषय वस्तु में 3 अंक 4, निष्कर्ष में 1 अंक 5 और भाषा शुद्धता में 1 अंक 6। तो इसमें स्टेप मार्किंग रहेगी। बाकी जितने भी लेखन पार्ट है सब में स्टेप मार्किंग से। 13 नंबर में है आप अनुपम आपके क्षेत्र को मुख्य सड़क से जोड़ने वाली सड़क पर लाइटें खराब हो गई है जिससे दुर्घटना की आशंका बढ़ गई है। इस और ध्यान आकर्षित कराते हुए सार्वजनिक लोक निर्माण को लगभग 100 वर्ड में ये 5 नंबर का है। फिर आप अनुपम अपने विद्यालय के भाषण प्रतियोगिता में यहाँ पे ये सब जो लिखना हो तो आप लिखोगे। स्टेप मार्किंग में क्या क्या नंबर मिलेगा देखो। आपको पत्र का प्रारंभ और अंत में औपचारिकताएं लिखनी होगी, उसमें 1 अंक मिलेगा। विषय वस्तु में 3 अंक मिलेगा। भाषा शुद्धता में 1 अंक मिलेगा। तो ये 5 नंबर हो गए। अब 15 नंबर प्रदूषण से बचने के लिए। और 14 नंबर में क्या है? 14 नंबर में 5 नंबर है। 80 शब्दों में स्ववृत्त लिखो या ईमेल लेखन लिखो। तो स्ववृत्त लिखो या ईमेल लेखन लिखो। इसके क्या है? इसका प्रारूप क्या है? एक सेकंड बता रही हूँ। इसमें भी आपको स्टेप मार्क्स मिलेंगे प्रत्येक, मतलब स्टेप्स मार्क्स में किस तरह से आपको अंक दिए जाएंगे। इसका आपको इसी तरह से लेटर राइटिंग वगैरह में जैसे दिए गए हैं वैसे मिलेंगे। तो 15 नंबर में आपको रहेंगे रचनात्मक प्रस्तुति पर 1 नंबर मिलेगा, विषय वस्तु पर 3 अंक मिलेगा, भाषा शुद्धता पर 1 अंक मिलेगा। 14 नंबर में किसी एक विषय पर 80 शब्दों में अथवा ईमेल लिखना है। इसमें आपको प्रारूप में 1 अंक मिलेगा, विषय वस्तु में 3 अंक मिलेगा, भाषा शुद्धता में 1 अंक मिलेगा। उसी तरह से ईमेल में भी प्रारूप में 1 अंक, विषय वस्तु में 3 अंक, भाषा शुद्धता में 1 अंक। और 15 नंबर किसी एक विषय पर लगभग 40 शब्दों में विज्ञापन लेखन अथवा संदेश लेखन है। तो विज्ञापन लेखन में रचनात्मक प्रस्तुति में 1 अंक मिलेगा, विषय वस्तु में 3 अंक मिलेंगे, भाषा शुद्धता में 1 अंक मिलेंगे। और उसी तरह से संदेश लेखन में भी रचनात्मक प्रस्तुति में 1 अंक मिलेगा, विषय वस्तु में 3 अंक मिलेगा, भाषा शुद्धता में 1 अंक मिलेंगे। 15 नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है। अब मैं आपको जो करेक्ट आंसर है उस पर टिक मार्क्स लगा देती हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो और आप भूलो ना और मेरे इसको ज़्यादा मुश्किल ना हो आपको। ठीक है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि आपको इसमें टिक मार्क्स लगा दूँ करेक्ट आंसर पर। मुझे वो एक सेकेंड हाईलाइट कर देते हैं। हाईलाइट करके हम करेक्ट आंसर पर टिक मार्क लगा देते हैं। यहाँ राइट आंसर नहीं है, जहाँ पे स्पॉट किया जाए वहीं पे आपको लगा जाएगा। एक सेकेंड। पहला नंबर हमने कौन सा आंसर बताया था? 3 नंबर।
दूसरा में दूसरा आंसर है 1 नंबर। तीसरा आंसर होगा ग नंबर 2 नंबर। उसी तरह से कृष्ण कर्ण की। उसके बाद कृष्ण कर्ण की प्रशंसा कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद है चौथा नंबर आंसर। उसके बाद चौथा नंबर आंसर के बाद 3 नंबर आंसर। और ये तो 2 लिखने होंगे। ये भी आपको लिखने होंगे। ये भी आपको लिखने होंगे। यहाँ और ऑप्शन है क्या? ये हाँ, इसमें ऑप्शन मिले। कितना नंबर है? 7 नंबर में। 7 नंबर में आपको ऑप्शन मिलेंगे। सात नंबर का चौथा नंबर। चौथा नंबर। ठीक है। फिर इसका 3 नंबर। फिर काशी के बाहर के कार्यक्रम, उसमें बाहर कार्यक्रम में इसका काशी नंबर 2 होगा। काशी विश्वनाथ और बालाजी दोनों। फिर काशी की अद्भुत और प्राचीन परंपरा कौन सी है? घ नंबर। संगीत आयोजन की। काशी की अद्भुत और प्राचीन परंपरा कौन सी है? संगीत आयोजन की। पहला नंबर मैंने लगाया। कथन 1 और 2 सही है। बड़ा नंबर में कथन 1 और 2 सही है। आठ नंबर के तो आपको प्रश्न लिखने होंगे। अब 9 नंबर वाला में लगा देते हैं। तो ये क्या होगा?
उद्धव तुम अति भागे भागे, तो यहाँ कौन है? सॉरी, एक सेकेंड। तो इसमें जो है प्रश्नों पर सर्वाधिक उपयुक्त आंसर चुनकर लिखिए। उपयुक्त में वक्ता और श्रोता कौन है? उद्धव, गोपियाँ। उद्धव, गोपियाँ। वक्ता और श्रोता, गोपियाँ और उद्धव होगा, 2 नंबर होगा, गोपियाँ और उद्धव। तीन नंबर पॉइंट पाठ, कथन 4, 1 और 4 सही है। फिर ग नंबर में 3 नंबर सही है। इसमें चौथा नंबर सही है, गुड़ कृष्ण और चींटी। उद्धव के व्यवहार की तुलना, कथन 1 और 2 सही है। जल में पड़े रहने वाले कमल के पत्ते से और 2 नंबर जल में पड़ी रहने वाले तिल की गग्गर से। ये सही हो गया। ये 10 नंबर तो प्रश्न है जिसको आपको लिखना होगा, बाकी कोई ऑप्शन वाला बचा नहीं। तो ये आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। काफ़ी मेहनत की है मैंने रात भर जाग कर। लाइक और शेयर कर देना ताकि आपका भी भला हो, मेरा भी भला हो। गुड नाइट।